हेलो। पिछले वीडियो में हमने हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन और हर्षवर्धन के विजय के बारे में अध्ययन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हर्षकालीन संस्कृत। हर्षकालीन संस्कृत में हम हर्ष के शासन तंत्र, धर्म, राजस्व जीवन और आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। हर्षकालीन संस्कृत में अगर हम शासन तंत्र में देखते हैं तो हम पाते हैं कि गुप्त काल के बाद जो लगभग 250 साल का समय होता है उसमें हर्ष के द्वारा गुप्तकालीन ही शासन प्रणाली को अपनाया जाता है। ये जरूर है कि इतने समय के अंतर में कुछ संशोधन और परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हर्ष द्वारा लगभग अपनाई गई नीति गुप्त काल के शासन प्रणाली से ही मेल खाती। हम देखते हैं तो पाते हैं कि हर्षवर्धन एक विजेता और साम्राज्य निर्माता होने के साथ एक कुशल प्रशासक भी रहा है। बाण के हर्षचरित्र और हुएनसांग के विवरण से ये पता चलता है कि हर्षवर्धन द्वारा किसी नवीन शासन प्रणाली को नहीं स्थापित किया गया था। सम्राट हर्ष के शासन व्यवस्था को अगर हम पाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका शासन तंत्र राजतंत्रात्मक रहा है। हर्ष का शासन तंत्र राजतंत्रात्मक रहा है और उसके द्वारा महाराजाधिराज, परम भट्टारक, चक्रवर्ती सम्राट और परमेश्वर आदि उपाधियों को धारण किया गया था। हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार बोला गया है। सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार बोला गया है। ये जो है एक आपके लिए पॉइंट हो सकता है कि सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार किसे कहा गया है। तो ये जो है हर्ष के लिए कहा गया है और जो है ये जो हर्ष चरित्र में बाण के द्वारा कहा गया है। हर्ष का जो प्रशासन था वो अपने प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। सम्राट ही कार्यपालिका का अध्यक्ष, न्याय का प्रधान न्यायाधीश और सेना का सबसे बड़ा सेनापति होता था। महान उपाधियों से युक्त होने के बाद भी हर्ष के बारे में हम देखते हैं तो हर्ष निरंकुश शासक नहीं था। हर्ष का जो राजत्व संबंधी आदर्श था वो काफी ऊंचा रहा है और प्राचीन शास्त्रों के आदेश का अनुकरण करते हुए उसने प्रजा रक्षण और प्रजा के पालन को सर्वोच्च लक्ष्य बनाया था। वंशखेड़ा और मधुबनी के जो दानपात्र के अभिलेख हैं उसमें हर्ष को प्रजावत्सल शासक कहा गया है। हर्ष के जो शासन प्रणाली को समय गुप्त काल के चंद्रगुप्त और मौर्य काल के अशोक की भांति हर्ष द्वारा भी अपने शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लिया जाता था। हुएनसांग अपनी यात्रा संस्मरण में बताता है कि हर्ष का जो एक दिन का समय था वो 3 भागों में बटा था। पहला भाग उसका प्रशासनिक कार्य में होता था। बाद के जो 2 शेष भाग होते थे उसमें वो धार्मिक कार्यों में वो व्यतीत करता था। हर्ष इतना मेहनती या इतना परिश्रमी शासक था कि हम उसके इतिहास के अध्ययन को देखते हुए ये पाते हैं कि हर्ष के लिए एक दिन छोटा होता था। अब हम अगर हर्ष का ये एक नॉर्मल उनका परिचय था, जो एक राजा या एक शासक के रूप में हर्ष को हम देखते हैं। हर्ष के अगर हम सामंत और मंत्री परिषद को देखते हैं कि हर्ष के सामंत और मंत्री परिषद के लोगों की उसकी स्थिति क्या रही है, तो हम पाते हैं कि हर्ष के अधीन जो सामंत होते थे या शासक होते थे वो महाराज और महासामंत कहलाते थे। हर्ष की शासन व्यवस्था में सामंतों का एक विशेष स्थान रहा है।
हर्षचरित और कादंबरी में हम हर्षवर्धन के विभिन्न सामंतों का उल्लेख पाते हैं, जैसे कि उसमें सामंत मिलते हैं, महासामंत मिलते हैं, आप्त सामंत मिलते हैं, प्रधान सामंत मिलते हैं, शत्रु सामंत मिलते हैं और प्रति सामंत मिलते हैं। हर्ष ने महासामंतों को अपना करद बनाया था। जो करद था वो उनका महासामंत होता था और महासामंत हमने बताया कि सामंत परिषद में सबसे बड़ा पदाधिकारी होता था। हर्ष चरित्र में करदीकृत महासामंत लिखा गया है। वंशखेड़ा और मधुबनी के लेख में भी उसके महासामंत स्कंदगुप्त और महासामंत महाराज ईश्वर गुप्त के नाम मिलते हैं, जो समय समय पर उसकी राज्यसभा में, विभिन्न समारोह में या विभिन्न विचार विमर्श में या युद्धों के समय उपस्थित होते थे और अपने शासक को सहायता प्रदान करते थे। हर्ष काल तक हम आते आते अगर देखते हैं तो गुप्त काल के बाद हर्ष काल के बीच में सामंत का मतलब भूस्वामी या अधीनस्थ राजा या उच्च पदाधिकारी माना गया है। अमात्य और जो कुमारा मात्य जो कि आप मौर्य शासन में पाते हैं और कुछ हद तक आप गुप्त काल में भी पाते हैं, ये सामंतों के एक उनसे छोटे पद बने हुए थे। पुलकेशिन द्वितीय के अगर ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल लेख में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हर्ष की सेना में बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली सामंत शामिल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हर्ष के प्रशासन के पहले अधिक सामंती और जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी वो हर्ष के काल में वो सामंत उसके अधीन केंद्रीकृत होते हैं। हर्ष की शासन व्यवस्था में हम पाते हैं तो देखते हैं कि सम्राट को राज्य के संचालन के सहयोग प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद भी होती थी। मंत्री को सचिव या अमात्य भी बोला जाता था। हम व्यक्तिगत अगर हर्ष के समय को देखते हैं तो उसका जो प्रधान सचिव था वो भंड था। भंड जो है हर्ष का प्रधान सचिव रहा है और इतिहास में हम इसे हर्ष का ममेरा भाई या मामा के लड़के के रूप में जानते हैं। उत्तराधिकारी आदि की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद की राय को काफी वरीयता दी जाती थी। जैसे कि हर्ष के जीवन काल में जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और उसमें जो कि मंत्रिपरिषद की बैठक भंड के द्वारा बुलाई गई थी, उसमें उसके विदेश सचिव भी शामिल हुए थे और उसका सेनापति सिंहनाद भी शामिल हुआ था। हर्ष के शासन में अगर हम विदेश सचिव को देखते हैं तो उन्हें महासंध विग्राहक कहा गया है। तो इन मंत्रिपरिषद की बैठक के द्वारा ही हर्ष को राज्यारोहण उसका कराया गया था। तो इससे पता चलता है कि हर्षकालीन समय में शासक या राजा के चयन के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक होती थी। हम देखते हैं तो हर्ष के काल में पाते हैं कि अश्वारोही सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो भी इस मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रतिभाग करता था। हर्ष का जो महासामंत स्कंदगुप्त था वो उसकी हाथियों की या गज सेना का प्रधान रहा है। राजस्थानीय जो उसके कुछ पदाधिकारी पाए गए हैं उनके बारे में माना जाता है कि वो उसके वायसराय या गवर्नर का पद होता था। हर्ष के बारे में बताने वाले ह्वेनसांग के विवरण में अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि हर्ष के द्वारा अपने मंत्रिपरिषद और अपने कर्मचारियों को नगद वेतन नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें वेतन के रूप में भूखंड दिए जाते थे। लेकिन हर्ष के जो सैनिक पदाधिकारी थे उनको नगद वेतन दिया जाता था। हर्ष काल में शासन व्यवस्था में हम पाते हैं तो निजी खर्च चलाने के लिए प्रत्येक गवर्नर, मंत्री
मजिस्ट्रेट जैसे अधिकारियों को काफी जमीन दी जाती रही है। तो हर्ष में हम देखते हैं तो उसके समय में प्रशासन में कालांतर में यही जो लोकप्रिय सामंतवादी व्यवस्था थी बाद को शासकीय व्यवस्था में बदल जाती है। इसके बाद जो हर्ष का शासन का अगला पार्ट है वो है प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीय व्यवस्था से नीचे की व्यवस्था होती थी और इस व्यवस्था में हम देखते हैं तो हर्ष का जो राज्य था वो कई प्रांतों में बांटा गया रहा। हर्षकालीन प्रांतों की संख्या और उसके राज्य की संख्या के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन हर्ष चरित्र में उसके प्रांतीय शासकों को लोकपाल बोला गया है। हर्ष के काल में प्रांत को भुक्त कहा गया है। प्रत्येक भुक्ति का जो पदाधिकारी होता था वो राज स्थानीय उपरिक या वायसराय कहलाता था। मधुबनी और बंसखेड़ा के लेखों में हम पाते हैं तो श्रावस्ती और अहिच्छत्र जो कि बरेली का क्षेत्र है उन भुक्तियों के नाम या उन प्रांतों के नाम मिलते हैं। ये दोनों क्षेत्र उसके साम्राज्य के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी सीमा में पाए गए हैं। तो हर्ष का हम देखते हैं कि जो साम्राज्य था वो भुक्तिया प्रांतों में बटा था। इसके बाद जो भुक्ति का विभाजन था वो जिलों में किया गया था। तो हर्ष का जो राज्य था वो भुक्ति में बटा था और भुक्ति जो है वो जिले में बटा था। एक भुक्त में कई जिले होते थे। जिले को इसके बाद विषय में बांटा गया था। वो तहसील स्तर की पाई गई है। पाठक को हम तहसील मानते हैं और तहसील जो है कई जो है ग्राम से बना होता था, अर्थात इस समय ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई पाई गई है और ग्राम का जो प्रधान अधिकारी था उसे ग्रामाक्ष पटलिक बोलते थे। जो इसका मुखिया होता था वो ग्रामाक्ष पटलिक कहलाता था और इसकी सहायता के लिए एक टीम बनती थी जो कि आज के ग्राम प्रधान के साथ आप सदस्यों की टीम पाते हैं। और इसकी जो टीम होती थी वो लोग करुणिक कहलाते थे। इसके जो सदस्य होते थे वो करुणिक कहलाते थे। हर्ष के समय में कुछ और पदाधिकारी महतर और भौगिक पाए गए हैं, लेकिन उनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती है कि वो कौन से पद रहे हैं। हर्ष की अगर हम शासन व्यवस्था को देखते हैं तो हर्ष का जो शासन है वो मृदु सिद्धांत पर आधारित रहा है, अर्थात हर्ष के शासन काल में कोई कठोरता नहीं पाई गई है। वो मीठे स्वभाव या मीठे सिद्धांतों पर आधारित रहे हैं जो कि प्रजा के हित के लिए होते थे। सरकार की तरफ से कोई अनुचित मांग नहीं होती थी। किसी घर परिवार को अपनी रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ती थी और ना ही उस काल में लोगों से बेगार लिया जाता था। बेगार का अर्थ होता है कि काम कराया जाए और उसका पैसा ना दिया जाए और उसको राजकीय व्यवस्था में सम्मिलित उससे पहले कई शासकों के समय में माना गया है, लेकिन हर्ष के शासन काल में ये बेगार व्यवस्था समाप्त पाई गई है। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा संस्मरण में लिखा है कि उसके शासन का जो संचालन था, हर्षवर्धन के शासन का संचालन, वो काफी ईमानदारी पूर्वक होता था और लोग आपस में प्रेम और सद्भाव पूर्वक निवास करते थे। इसके बाद भी ह्वेनसांग द्वारा यह बताया गया है कि हर्ष के शासन काल में सड़क पूर्णतः सुरक्षित नहीं थी। ह्वेनसांग ने स्वयं अपने बारे में बताया है कि कई बार सड़क की यात्रा में वो चोर और डाकुओं के चंगुल में फंसा था। अपनी यात्रा संस्मरण में उसने लिखा है कि एक बार जब वह गंगा नदी के द्वारा यात्रा कर रहा था तो समुद्री डाकुओं ने उसे
घेर लिया था और उन्होंने उसको दुर्गा देवी के बल के लिए चुना था। लेकिन उसी समय भीषण तूफान आ जाता है और जिसके कारण ह्वेनसांग का जीवन बचता है। हर्ष के शासनकाल में दंड विधान कुछ कठोर पाया गया है और राजद्रोहियों को कारावास की सजा दी जाती थी। बंदियों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार, ऐसे जो बंदी थे जो राजद्रोह से लिप्त होते थे उनके साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार पाया गया है और गुप्त काल के शासन की अपेक्षा हर्ष का शासन कठोर पाया गया है। सामाजिक और नैतिक आदर्शों के विरुद्ध अपराध करने पर लोगों का अंगभंग, आंख, कान, नाक या पैर काट या आंख फोड़ दी जाती थी। तो ये उसके सामाजिक और नैतिक जो अपराध करते थे उनको इस प्रकार के दंड दिए जाते थे। उसकी शासन व्यवस्था में ये भी दिखाई पड़ता है कि कभी कभी अपराधियों को देश निकाला की सजा दी जाती थी। अपराधी को अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए कभी कभी आग, जल या विष आदि के द्वारा अपनी दिव्य परीक्षाएं देनी पड़ती थी। हर्ष के शासनकाल में पाया गया है कि कभी कभी विशेष अवसरों पर बंदियों को मुक्त किया जाता था। वो पारलौकिक जीवन के दुखों से डरते थे इसके शासनकाल में लोग, इसलिए लोग अपराध कम करते थे। इससे पता चलता है कि जो हर्ष का शासनकाल था वो नैतिक दृष्टि से उन्नत शासनकाल रहा है। हर्ष ने अपने देश या अपने साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग की भी स्थापना किया था और पुलिस कर्मियों को घाट या भाट कहते थे। घाट या भाट ये हर्ष के शासनकाल के पुलिस कर्मियों का पदनाम होता था। दंडपाशिक और दांडिक जो पद होता था वो उस काल के पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के लिए प्रयोग किया जाता था। हर्ष के अगर हम इसी शासन व्यवस्था में उसके राजस्व की भूमिका देखते हैं कि राजस्व का या तहसील जैसे प्रशासन का क्या रोल रहा है, तो उसमें हम पाते हैं कि हर्ष के जो राजस्व का व्यवस्था था वो उदार व्यवस्था रही है। राजस्व के अंतर्गत हम पाते हैं तो हर्ष का शासन उदार और नरम पाते हैं। साम्राज्य में उसके काफी हद तक जो कर लगाए जाते थे वो कम होते थे या बहुत अधिक संख्या में कर नहीं लगाए गए। हर्षकालीन ताम्रपत्र में हमको 3 प्रकार के कर मिले हैं। कौन से 3 प्रकार हैं? भोग, भोग के बाद है हिरण और बलि। ये 3 कर थे जो हर्ष के शासनकाल में लिए जाते थे। भोग जो था ये भूमि कर होता था और यही उसके राज्य की आय का साधन होता था। अर्थात भोग जो होता था वो जमीन पर लिया जाने वाला कर था और राज्य की आय का यही एक महत्वपूर्ण साधन होता था। किसानों से उनकी भूमि से उपज का 6ठा भाग लिया जाता था। ये जो कर था 1/6 भाग होता था। हिरण जो था ये नगद कर था, नगद पैसा लिया जाता था, अर्थात ये उपज का हिस्सा नहीं लिया जाता था और नगद लिया जाता था। तो हम इससे पाते हैं कि संभवतः ये व्यापारी से लिया जाता था। तो हम इस प्रकार से देखते हैं जो भोग है वो कृषक से लिया जाता था और जो हिरण है वो नगद लिया जाता था और ये व्यापारी से लिया जाता था। बलि नामक जो कर है इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन जो हमने हर्षकालीन इतिहास का अध्ययन किया तो उससे हमको ये लगा
कि ये जो बलि का कर था वो एक धार्मिक कर रहा होगा, अर्थात धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में इस कर को लिया जाता था। व्यापारिक मार्गों से बिक्री की वस्तुओं से भी उस काल में कर लिया जाता था और इन करों के द्वारा हर्ष के शासन को ये पर्याप्त धन प्राप्त होता रहा है। राजकीय भूमि भी उस काल में आमदनी का स्रोत होती थी और उसे 4 प्रकार से खर्च किया जाता था। जो कर मिलते थे उसे 4 प्रकार से खर्च किया जाता था। एक भाग जो है वो धार्मिक कार्य में लगता था और सरकारी कार्यों में लगता था। जो कर से पैसे आते थे वो 4 रूप में खर्च होते थे। तो एक तो था धार्मिक और राजकीय कार्य में, धर्म और राज्य के संचालन में ये खर्च होते थे। दूसरा था राजकीय कार्य का मतलब आप समझिए सरकारी काम में। जो दूसरे प्रकार का कर था उससे राज्य के जो पदाधिकारी थे उनके ऊपर खर्च होता था। तीसरा जो खर्च था वो विद्वानों के ऊपर किया जाता था, अर्थात उनको पुरस्कार आदि देने में किया जाता था। और चौथे प्रकार का जो खर्च था वो विभिन्न धर्म और संप्रदायों को दान देने के लिए किया जाता था। ह्वेनसांग ने बताया है कि यदि कोई शहर या गांव कर देने में गड़बड़ी करता था तो सम्राट वहां पर स्वयं जाता था। वर्षा ऋतु को छोड़ करके शेष तीनों ऋतुओं में हर्ष के द्वारा अपने शासन के अंतर्गत, साम्राज्य के अंतर्गत दौरा लगाया जाता था। केवल वर्षा ऋतु में हर्ष के द्वारा वो दौरा नहीं चलता था और बाकी ऋतुओं में उसके द्वारा यह दौरा किया जाता था। हर्ष ने यह भी बताया है कि हर्ष अपनी यात्रा के दौरान कई स्थानों पर रुकता भी रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हर्ष का जो शासन व्यवस्था थी वो काफी हद तक अपनी उन्नत स्थिति में पाई गई है। अगर हम हर्ष की शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही उसकी सेना को देखते हैं, जिस सेना के द्वारा उसने विशाल राज्य की स्थापना किया था, तो हम उसमें बाण भट्ट के हर्ष चरित्र पर ही डिपेंड होते हैं। हर्ष चरित्र में बताया गया है कि अपनी दिग्विजय यात्रा को प्रारंभ करने के लिए हर्ष के द्वारा बहुत ही अधिक संख्या में सैनिक इकट्ठा किए गए थे। हर्ष की इतनी बड़ी सेना को देख करके आश्चर्य होता है, क्योंकि ह्वेनसांग ने भी उसके सेना में 60,000 हाथियों का उल्लेख किया है और 1 लाख घोड़े का उल्लेख किया है। पैदल सेना निश्चित रूप से इससे बड़ी रही होगी और कुछ पुस्तकों में हर्ष की पैदल सेना को लगभग 6 लाख तक बताया गया है। हर्ष के पास इस विशाल सेना का जो स्रोत था वो उसके सामंत और उसके अधीनस्थ राजाओं द्वारा होता था, अर्थात उसके इन सामंतों और राजाओं द्वारा अपने सैनिक इकट्ठे किए जाते थे और उसी से उसकी एक विशाल सेना का निर्माण होता था। ऐहोल के अभिलेख में लिखा है कि हर्ष की सेना में उस समय काफी वैभवशाली सामंत रहे हैं। सेना की सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग विभाग होता था जिसे कि रण भांडागारिक कहते थे। बसाद के उल्लेख में इसका जो बसाद में मुद्रा मिली है उसमें इसका उल्लेख मिला है। कभी कभी सैनिकों के व्यवहार से हम पाते हैं कि जनता को काफी कष्ट उठाना पड़ता था, क्योंकि सेना में उसके सैनिकों, हाथियों और घोड़ों की संख्या ज्यादा थी। तो इससे नॉर्मल रूप से प्रजा को जो कष्ट होता था वो ये होता था कि जब युद्ध अभियान चलाए जाते थे तो वो सेना खड़ी फसलों को नष्ट कर देते थे, मार्ग में पड़ने वाले घर और झोपड़ियों को जला देते थे। सम्राट भी इस जो कठिनाई को जनता के साथ होती थी उस पर कम ध्यान देता था। हर्ष के शासनकाल में जो उसके पुलिस कर्मचारी भाट
होते थे वो भी जनता के साथ में काफी दुर्व्यवहार करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हर्ष का जो शासन प्रणाली थी उसमें उसने ज्यादातर गुप्त शासकों के ही शासन प्रणाली की कॉपी या अनुकरण किया है। गुप्त शासकों की बात हर्षवर्धन उदारता, सुरक्षा और लोकहित के कार्यों को स्थापित नहीं कर पाया था और इसी प्रकार से उसका प्रशासन मौर्यों के प्रशासन की भांति सुसंगठित नहीं रहा है। अर्थात इन दोनों के उस आदर्श को हर्षवर्धन द्वारा फॉलो नहीं किया जा सका, लेकिन लगभग उसके पास पहुंचने का प्रयास किया गया था। उसके प्रशासन पर सामंतों का काफी प्रभाव था, जिसके कारण सम्राट की शक्तियों में क्रमिक ह्रास होना प्रारंभ हो गया था और यही प्रवृत्ति बाद को विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को फिर से रूप प्रदान करती है। अर्थात गुप्त शासन के बाद जो विकेंद्रीकरण व्यवस्था को हर्षवर्धन द्वारा केंद्रीकृत किया गया था वो बाद को उसके सामंतों के कारण पुनः विकेंद्रीकरण का रूप लेती है। तो हम पाते हैं कि गुप्त शासन के बाद केवल हर्ष के शासन में ही सामंतीय व्यवस्था केंद्रीकृत होती है और इसके पहले या इसके बाद वो विकेंद्रीकरण का एक रूप बनती है और जो व्यवस्था है वो फिर से कई टुकड़ों में या कई खंडों में बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में हमने हर्ष की शासन प्रणाली और उसके शासन व्यवस्था का अध्ययन किया है। हर्ष के दूसरे जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, उसका अध्ययन हम आपके साथ अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।